मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर 2 आय व्यय और बचत इस चैप्टर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें बन रहा है वो बन रहा है पारिवारिक आय का अर्थ और प्रकार। तो मतलब सिंपल भाषा में आप समझे कि आय किसे कहते हैं। तो आय निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो प्रयास करता है। तो निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे हम आय कहते हैं। प्रोफेसर ग्रॉस और कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के हेतु काम में आता है। आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो अगर कार्य करता है, मान लीजिए वो कहीं नौकरी करता है, तो उसे नौकरी के फलस्वरूप कुछ आय प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है और या वस्तुएं मिलती हैं, या उसे कोई सेवा भी मिल सकती है। जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है तो उसको आने जाने के लिए गाड़ी मिल सकती है, रहने के लिए आवास मिल सकता है। तो ये बच्चों के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल सकती है स्वयं के लिए। तो ये जो सेवाएं हैं ये भी उसके आय के के अंतर्गत आती हैं। उसके फलस्वरूप उस आय से वो अपने परिवार के जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा करता है। जिम्मेदारियां, बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, लिखाना और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के काम में लेकर आता है। तो आप समझ सकते हो कि पारिवारिक आय निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब आय को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, जो कि हमें धनराशि के रूप में प्राप्त होती है। पता है कि मान लीजिए वेतन है तो एक महीने में कितना वेतन मिल रहा है, या व्यापार से जो आय आ रही है, कृषि से जो आ रही है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। दूसरा जो आय का टाइप है वो अप्रत्यक्ष आय है। तो अप्रत्यक्ष आय नगद धनराशि के रूप में नहीं मिलती, बल्कि कुछ आवश्यक उपयोगी सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। जैसे निःशुल्क आवास, नौकर, वाहन या ड्राइवर, या निःशुल्क मिलने वाली चिकित्सा आदि को हम अप्रत्यक्ष आय की श्रेणी में रखते हैं। कुछ लोग अप्रत्यक्ष आय को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि देखिए इस पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता। जो आय हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, धन के रूप में प्राप्त होती है, तो उसको हमें अपनी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये दो प्रकार की आय हो गई, एक हो गई प्रत्यक्ष आय और दूसरी हो गई अप्रत्यक्ष आय। अब दूसरा जो इससे टॉपिक बनता है वो बनता है पारिवारिक आय के स्रोत क्या है। हर एक परिवार के लिए ना पारिवारिक आय के स्रोत अलग हो सकते हैं। कोई परिवार है उसके यहाँ मजदूरी से जो आय आती है वो उसका आय हो गई। किसी के यहाँ प्राप्त होने वाला वेतन, पहला नंबर क्या आ गया, वेतन। दूसरा मजदूरी। कुछ लोग अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में रखते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, वो उनकी आय होती है, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ वृद्ध लोग जिनकी पेंशन आती है वो उनके लिए आय होती है। या व्यावसायिक उपाय, कुछ व्यावसायिक कार्य गतिविधियाँ जो होती हैं उनसे आने वाली आय। फिर घरेलू उद्योग धंधे, कुछ लोग अपने घरों में घरेलू उद्योग धंधे, जैसे आप समझ सकते हो अचार बनाने का छोटा सा सेटअप लगा लेना, फैक्ट्री लगा लेना, जैम, जेली, मुरब्बा बनाने का, पापड़ बनाने का। तो ये इस बिस्किट बनाने का, ये घरेलू उद्योग धंधे हुए, इनसे आने वाली आय। किसी के यहाँ खेती होती है, मान लीजिए ज़मीन है, तो वो उस पर अपने खेती का कार्य करके जो उससे आय आती है वो उनका आय हो गई। इसी तरीके से पशुपालन, कुछ अगर मान लीजिए किसी को उपहार स्वरूप धन प्राप्त हुआ है या कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो वो उपहार द्वारा प्राप्त होने वाली आय हो गई। इसी प्रकार से अलग अलग स्रोत हैं। आजकल कुछ लोग प्रवचन करते हैं, धार्मिक प्रवचन, तो उससे उनको इनकम होती है। कुछ गाने का काम करते हैं, कुछ नृत्य का काम करते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के कंपटीशन चल रहे हैं टीवी वगैरह पर, उससे भी जो इनकम आती है वो हो गई आय के स्रोत के अंतर्गत आ गई। तो आय के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं अलग अलग परिवार के लिए। तो उनके परिवार में जिन तरीक़ों से भी जिससे भी आय होती है वो इन सब के अंतर्गत आता है। तो आय के स्रोत यानी कि वो कौन कौन से साधन है जहाँ से आय होती है व्यक्ति को। जब आप
अब इस चैप्टर का नाम ही है आय, व्यय और बचत। आपने आय के बारे में समझ लिया कि आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप जो धनराशि हमें मिलती है वो हमारी आय हो गई, और वो आर्थिक प्रयास सबके लिए वैसे आप समझ सकते हो कि एक निश्चित अवधि में परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है जो हम परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करते हैं। हर एक परिवार के अपने खर्चे होते हैं और वो अपने खर्चों को कहाँ से पूरा करते हैं? अपनी आय से। तो आय का वह अंश जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है उसे हम व्यय कहते हैं। अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च की जाने वाली धनराशि व्यय कहलाती है। तो व्यय के भी कई प्रकार हैं, इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे निश्चित व्यय, आपको पता है कि हर महीने ये व्यय निश्चित है। आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, वो अगर 500 रुपये प्रति माह जा रही है तो वो निश्चित व्यय है, आपको मालूम है। अर्धनिश्चित व्यय जैसे बिजली का बिल, आपके यहाँ आपको ये तो पता है कि बिजली का बिल आता है अराउंड ऑफ 1000 या 1500 के आसपास आ रहा है, 1000 से 1500 के बीच में आ रहा है। मगर ये निश्चित नहीं है कि इस बार 1100 आ गया, इस बार हो सकता है 1400 आ गया। गर्मियों के दिनों में थोड़ा बढ़ जाता है, सर्दियों में थोड़ा घट जाता है। तो अर्धनिश्चित व्यय। कुछ अन्य व्यय होते हैं जो अलग अलग तरीके की कैटेगरी है। केबल का बिल आ गया, आपका मैगज़ीन का बिल आ गया, किसी और चीज़ की आवश्यकता हो गई तो अन्य व्यय। और आकस्मिक व्यय जिनको आप पहले से नहीं मान कर चल सकते कि ये व्यय हमें करना ही करना है। अचानक से कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई बीमार हो गया या तो उसके आने पर जो खर्चा हुआ उस घटना की वजह से, तो आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आ गया। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली अब तक कि आय किसे कहते हैं, दूसरा आय के स्रोत कौन कौन से हैं, फिर तीसरा व्यय किसे कहते हैं और व्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब इस पाठ में हमने आय पढ़ लिया, व्यय समझ लिया। अब तीसरी चीज़ है बचत। बचत किसे कहते हैं? तो बचत से आप समझिए कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ आय का जो भाग बच जाता है उसको हम विभिन्न योजनाओं में विनियोग कर देते हैं, तो उसे हम बचत कहते हैं। अभी की फ़िलहाल आवश्यकता ये है, मगर कुछ हमारी भविष्य की आने वाली आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमें कोई घर खरीदना है या हमें अपने लिए कोई वाहन खरीदना है, तो उसके लिए हम कुछ धनराशि को आज की आवश्यकताओं में कटौती करके भविष्य के लिए भी बचा कर रखते हैं। तो एक तरीके से वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो भाग बच जाता है आय का, जिसे हम भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियोग करते हैं, उसे हम बचत कहते हैं। वास्तव में धन संचय करने और बचत में अंतर होता है। आप मान लीजिए अपनी गुल्लक में पैसे डालते रहें, तो वो आपका धन संचय करने का एक तरीका है, उससे आपका धन संचय हो रहा है। मान लीजिए अपने गुल्लक में 500 रुपये डाले हैं तो वो 500 ही रहेंगे, 5 साल बाद भी वो 500 ही रहेंगे। मगर आप उस धनराशि को किसी बैंक के खाते में जमा करते हैं तो वो विनियोजित हो जाता है धन, क्योंकि उसमें आपने 500 रुपये जमा किए इस साल, तो उस पर हर महीने कुछ ना कुछ वार्षिक ब्याज मिलता है, जिससे वो धनराशि बढ़ जाती है। तो इसे आप समझ सकते हो विनियोजित करना किसे कहते हैं। वास्तव में जो विवेकशील गृहिणी होती है वो परिवार का बजट इस प्रकार बनाती है कि वर्तमान की आवश्यकताओं में कुछ कमी करके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन संचय करके उसको विनियोजित कर देती है। तो आप बस समझ सकते हैं कि बचत किसे कहते हैं, यानी कि परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं में कटौती करके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जो धनराशि हम बचाते हैं उसे हम पारिवारिक बचत कहते हैं। देखिए, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हर परिवार के लिए बचत करना। जितना आय ज़रूरी है उतना ही हमारे जीवन के लिए बचत भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल की परिस्थितियों में आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, जो भी काम जान बचानी है और इस भयानक रोग से बचना है तो सबको सरकार ने कहा है घर में रहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बचत की हुई धनराशि, आज हमारी इनकम नहीं है कुछ भी मान लीजिए, मगर जो हमने अपने लिए धन बचा के रखा है उसका उपयोग हम
कर रहे हैं और अपना जीवन यापन ठीक से कर पा रहे हैं। तो जब हमारी आय कम हो जाती है अचानक से, या अचानक कोई खर्चे में वृद्धि हो जाती है, तो हमारी पारिवारिक बचत हमें सहायता देती है। तो हम इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आय कम हो गई तो हम अपनी बचत का उपयोग करके काम चला सकते हैं। दूसरा, अचानक से खर्चे में कोई वृद्धि हो गई, अचानक कोई खर्चा आ गया, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उस समय आप अपनी बचत का प्रयोग करेंगे। बचत जो है वो हमें अनावश्यक व्यय से भी बचाती है, क्योंकि हम अपनी आय को ठीक तरीके से खर्च करने के लिए बजट बनाते हैं। आपने इससे पहले की कक्षा में पढ़ा, क्लास में क्या पहले चैप्टर में ही पढ़ा है कक्षा 10 में कि बजट। तो हम अपने बजट में उन चीज़ों पर पहले खर्च करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उससे हमारा अनावश्यक व्यय बच जाता है। मान लीजिए हमें मकान बनवाना है, दीर्घगामी हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए हमारी बचत काम आएगी। कुछ सुविधाजनक वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे हम अपने घर में एसी लगवाना चाहते हैं, तो वो हम अपनी बचत के पैसों से खरीद सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी बचत काम में आती है और आय की वृद्धि में भी सहायक होती है। मान लीजिए हमने हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके एक धनराशि इकट्ठा की और वो एक बड़ी रकम हो गई, 2 लाख 3 लाख रुपए, और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया, तो अब उस पर हर महीने हमें ब्याज मिलेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारी आय में भी वृद्धि हो गई। फिर राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं, राष्ट्र की कुछ योजनाएं चलाती हैं, जो हम बचत करते हैं वो हमारे राष्ट्र के विकास में भी सहायता करती है। तो हम कर रहे हैं, हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, देश को ऐसे फ़ायदा होता है जब आप अपनी बचत को विभिन्न योजनाओं में विनियोजित करते हो, तो वो पैसा बैंक के पास पहुंच जाता है। बैंक आपको गारंटी देता है कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी वो आपको पैसा उपलब्ध कराएगा, मगर उतने समय तक के लिए वो छोटी छोटी हम सबकी बचत राशि से एक बड़ी बचत राशि बैंक में बन जाती है, और बैंक के द्वारा सरकार उसको विभिन्न ऐसे कार्यों में लगा देती है जो हमारे देश के विकास के लिए सहायक होते हैं, और उस सबसे हमको सुविधा भी मिलती है, हमारे देश का विकास भी होता है। तो बचत एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बचत अवश्य करनी चाहिए। इससे आगे की क्लास में हम इसके बचत को विनियोजित करने के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बचत को हम किन किन योजनाओं में लगाएं कि हमें अधिकतम लाभ हो और हमारे धन की सुरक्षा भी रहे।